अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर की हम जो है हिस्ट्री के तरफ जाएंगे कि बैलेंस ऑफ पावर कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो यूरोप के अंदर से शुरू हुआ। और जब कोई रियासत जो है कमज़ोर होती थी, ठीक है, बैलेंस। तो दोस्तों, आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी अहमियत का हामिल है। और बैलेंस ऑफ पावर की सबसे पहले जो है वो हम हिस्ट्री बयान करेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो यूरोप के अंदर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। तो जब जो रियासतें थी, जब वो नेशन स्टेट थी, वो जब मतलब उनमें तो लड़ाई अक्सर हुआ करती थी, उनमें वार जो थी वो हुआ करती थी, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो जब वो लड़ते थे एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है कोई जो है वो अब उनमें पावरफुल होगा। ठीक है। तो कोई उनमें जो है वो ज़रूर वीक भी होगा। तो जब वो पावरफुल भी थे और वीक, ये दोनों एग्जिस्ट करते थे। तो अब पावरफुल जो है वो तो चौधरी बना फिर रहा था, वो जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स को जो है वो मनमानी के तहत उन पर हमला कर देता, और उन उन उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते। फिर जब ये वीक स्टेट जो हैं, इन्होंने क्या किया कि बैलेंस को, जो इनका पावर है उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किए, अलायंसेस बनाने शुरू कर दिए, ताकि इनके साथ जो ताकत का तराजू है उसको बराबर कर दें। क्योंकि ये एक वीक स्टेट जो है वो पावरफुल, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ना इतनी मिलिट्री थी और ना इतनी पॉलिटिकल ताकत थी कि इस पावरफुल रियासत को, स्टेट को जो है वो चैलेंज कर सके या अपना डिफेंड ही कर पाए उनसे। तो इसी वजह से बैलेंस ऑफ पावर का जो है वो कंसेप्ट आ गया। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं डीप में। ठीक है। तो उम्मीद है इंट्रोडक्शन तो आपको हो ही गया होगा। तो बैलेंस ऑफ पावर वैसे है क्या, जैसा कि आप यहाँ पर जो है वो देख ही सकते हैं। एक मिनट। सर्किल। आप दोस्तों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है बैलेंस ऑफ पावर, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर। सो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये, द बैलेंस ऑफ पावर स्टैंड्स एज अ कॉर्नरस्टोन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंस्टिंक्टली वोवन इनटू फैब्रिक ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स। कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अहमियत का हामिल है। और the assignment dwell into the sense of this concept, examine its core principle, elucidating its major objectives। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसके उसूलों को पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया है इसका, लेकिन इसके जो 3 डायमेंशंस है उसके बारे में आज हम जो है वो डीपली पढ़ेंगे। एक तो इट्स ओरिजिन्स,
एक इसकी ओरिजिन्स हो गई। ओरिजिन्स के बाद जो है इसका कोर प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एल्यूसिडाइटिंग इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स, इसके भी बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले डिफाइन कैसे करें बैलेंस ऑफ पावर को। बैलेंस ऑफ पावर जो है, आर्टिकुलेटेड बैलेंस ऑफ पावर इज द स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस अमंग स्टेट्स और एंटिटीज। कि ये जो है बैलेंस ऑफ पावर वो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्टेट्स में जो है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल एम्फसाइजिंग रोल इन प्रिवेंटिंग हेजीमोनी एंड फोस्टरिंग इक्विलिब्रियम। अब ये जो अल्फाज है हेजीमोनी, तो उसका मतलब क्या है। हेजीमोनी जो तो है दोस्तों, उसकी काफ़ी जो है वो डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले आपको तो पता होगा कि यूएसए जो है वो हमेशा अपनी हेजीमोनी कायम करना चाहता है। कहाँ पर? साउथ एशिया में, ठीक है। साउथ एशिया में अपनी हेजीमोनी कायम करना चाहता है और वो चाइना को चैलेंज करना चाहता है कि सारा कुछ जो साउथ एशिया में जो भी मुल्क हैं वो उसकी फेवर में है और वो अपनी मनमानी कर सकता है। तो वो जो वीक स्टेट हैं उनको मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज देकर या एग्रीमेंट करवा कर सेंटो सिंटो जैसे उन पर हेजीमोनी कायम करता है, तो उसको हेजीमोनी बोलते हैं। हेजीमोनी मतलब किसी वीक स्टेट पर जो है अपना दबाव डालना, अपनी ताकत का असर दिखाना। फोस्टरिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसकी हिस्ट्री क्या है, डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशंस क्या है उसके। Investigating historical instances where the balance of power played a pivotal role in shaping international relations। तो हिस्ट्री के अंदर हमें काफ़ी मिसालें मिलती है बैलेंस ऑफ पावर में, जहाँ उसने बहुत अहम किरदार अदा किया इंटरनेशनल रिलेशंस के दिए। तो इसमें क्या हुआ, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए, काफ़ी जंगें हुई और काफ़ी जो है सच वॉर्स एंड अलाइंसेस। तो इसमें क्या हुए, जंगें भी हुई, इत्तेहाद अलाइंसेस भी हुए। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी वो किस वजह से हुई थी, वो जाहिर सी बात अलाइंसेस बने हुए थे, सीक्रेट अलाइंसेस बने हुए थे। तो जब जर्मनी ने जो है वो पोलैंड पर हमला कर दिया, ठीक है, तो जंग शुरू हो गई, ठीक है। जंग शुरू हो गई और अलाइंसेस बनते गए, फिर पता नहीं कितने मुल्क उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये क्या हुआ, ये जंग की तरफ ले गए ये अलाइंसेस एंड ऑर्केस्ट्रिंग शिफ्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर। अब इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। हिस्ट्री बयान कर दी हमने इसकी, अब इसके हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो कोर ऑब्जेक्टिव्स ये रहे कोर ऑब्जेक्टिव्स। एनालाइज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन से थे, इंक्लूड द प्रिवेंशन ऑफ हेजीमोनिक डोमिनेंस, मतलब किसी भी बड़े चौधरी मुल्क, बड़े ताकत मुल्क की हेजीमोनी को रोकना, ये भी इसका जो वो था वो गोल था। दूसरा है दी मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी, जो रियासत है वो अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान दे, वरना अगर वो एक ही उसकी एक रियासत अपने बलबूते पे उसका मुकाबला करेगी तो वो अपनी मईशियत को, अपने लोगों को खतरे में डालेगी। तो उसमें क्या हो गया, अलायंसेस बनाने के बाद दी मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ गई, उनमें स्टेबिलिटी आ गई, उनकी मईशियत में, उनकी इकोनॉमी, उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें। एंड द डिटरेंस ऑफ एग्रेशन, डिटरेंस बोलते हैं रोकना, किसी चीज़ को रोकना। तो इससे क्या होगा कि किसी दूसरे मुल्क जो ताकतवर मुल्क होगा वो अग्रेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं इस मुल्क पर हमला कर दूंगा तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी मुल्क हैं, स्टेट्स हैं, इसके अलाइंसेस हैं, वो भी हमें जो है बराबर का रिटेलिएशन होगा और वो हमें ख़तरे में डाल सकती है। अब फ़र्ज़ कर लें आप नेटो के मेंबर हैं मुल्क, यूरोपियन मुल्क, तो उनमें अगर किसी जो रशिया है वो अगर हमला कर देगा तो नेटो जवाब देता है कि नहीं देता, देता है ना। वो कहता है कि हम उस पर जो है वो पाबंदियां लगाएंगे, हम जो है उस पर जो है वो इकोनॉमी उसकी तबाह कर देंगे, उसके मतलब मुल्क में फ़ौज भेजकर उसे तबाह कर देंगे। तो ये सारा कुछ होता है। तो ये एग्रेशन को रोकने का भी बंदोबस्त था।
एंड द कंसेप्ट इंजीनियर्स कोऑपरेशन, इसमें कोऑपरेशन भी शामिल था। फैसिलिटी डिप्लोमेटिक इंडेवियर्स, इसमें क्या था कि डिप्लोमेटिक कोशिशें भी की जाती थी, ठीक है इसमें। एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, इसमें क्या था कि डिप्लोमेटिक वे में भी मामले को हल किया जा सकता था और उसमें ग्लोबल सिक्योरिटी भी थी, ठीक है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी, अगर एक मुल्क होगा ताकतवर और सारे वीक होंगे तो जाहिर सी बात है अमन दुनिया का खराब होगा, अनारकी कायम होगी। अब आते हैं चौथे की तरफ, मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लोर मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय स्टेट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अच्छा, तो वो जो कायम हुआ बैलेंस ऑफ पावर रियासतों के दरमियान किस वजह से हुआ? सच एज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इसमें क्या किया उन्होंने कि अपनी एक तो फौजी सलाहियतें बढ़ा दी उन्होंने, और दूसरा डिप्लोमेटिक ट्रीटीज की एक दूसरे के साथ कि अगर कोई भी एक रियासत पर हमला करेगा इत्तेहादियों में से तो उसका जवाब ईंट का पत्थर से देंगे, यानी कि एक बराबर जवाब जाएगा उनके पास। अलायंसेस बने स्ट्रैटेजिक ओके। उसके बाद जो है हमने हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस भी बताए, वेयर स्टेट्स एक्टिवली परस्यूड बैलेंस स्ट्रेटजीज टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। तो ये जो बनाए गए थे ना, ये सारे नेशनल इंटरेस्ट की वजह से बनाए गए थे। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है? आप आईआर के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होगा कि नेशनल इंटरेस्ट में किसी मुल्क की वेलफेयर भी आ सकता है, उसकी सिक्योरिटी और उसकी जो है सॉवरेनिटी, ये सारा कुछ आ गया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, नॉन इंटरवेंशन होगी, ठीक है। एक दूसरे की सॉवरेनिटी की इज्जत की जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं। स्क्रूटनाइजिंग क्रिटिसिज्म, इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है। एंगेजिंग इन ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवेलेंट क्रिटिक्स सराउंडिंग द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर पर काफ़ी जो है तनकीद भी की गई है। वो कौन सी? एड्रेसिंग कंसर्न अबाउट एफिकेसी एंड पोटेंशियल लिमिटेशंस। अब वो कैसे हैं एफिकेसी एंड पोटेंशियल लिमिटेशन, आगे हम पढ़ते हैं। कंसीडर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद सस्टेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्पोररी ग्लोबल डायनामिक्स। तो आज के चैलेंजेस को अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पावर उनमें नाकाम जाता है। वो क्यों? क्योंकि अब जो है वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो टेक्नोलॉजी उरूज पर है, और अब जो जंग हो रही है वो मिलिट्रीली जंग नहीं है, वो है इकोनॉमिक वॉर, इकोनॉमिक वॉरफेयर। हर मुल्क अब नहीं चाह रहा कि हम जंग से जो है वो मुल्क पूरी दुनिया पर कब्जा जमा सकें। अब हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि उसकी मईशत ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और उनके मईशत जो है वो दुनिया की बेहतरीन मईशत बन जाए, दुनिया की ताकतवर तरीन मईशत बनाए। इसलिए उन्होंने जो है बैलेंस ऑफ पावर को वीक कह दिया है कि अब वो काम की नहीं रही। वो बस वर्ल्ड वार 1 के पहले जो थी वो ठीक थी, लेकिन आज के दौर में वो सूट नहीं करती। Case study, conducting a depth studies focusing on specific regions, historical periods where the balance of power played a role in shaping geopolitical outcomes। इसको हमने पहले बयान किया है। आगे चलते हैं, कंटेम्पररी रिलेवेंस। अच्छा, इसका आज के दौर में क्या ताल्लुक हो सकता है? एवेल्यूएट द कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन द लाइट ऑफ एमर्जिंग पावर्स। अब जो ताकतें हैं वो जो है वो बढ़ रही हैं दिन ब दिन। पहले था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड थी। अब जो है वो अब भी यूनिपोलर है, लेकिन वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। अब जो है मल्टीपोलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं आजकल झगड़े हैं, जैसे पाकिस्तान का इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर, और फ़लस्तीन का इसराइल के साथ, और रशिया का यूक्रेन के साथ। An evolving landscape of global governance structure. Examine how modern challenges include cyber threats and the influence of non-state actors impact the dynamics of balance of power. तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कंक्लूजन इसकी क्या होगी? इन कंक्लूजन द बैलेंस ऑफ पावर रिमेन अ लिंचपिन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब भी इसके बारे में लिंचपिन है। अब ये जो है बहस चल रही है इसके बारे में।
guiding the conduct of states and shaping the contours of global stability। तो ये रियासतों को जो है रहनुमाई करता है, उसकी शेप करता है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, दुनिया में अमन के लिए। A nuanced understanding of its historical underpinnings, core principles and contemporary relevance is essential for navigating the complexity of international stage। दुनिया के मामलात को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है वो इसके बारे में जानें कि ये किस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे काम करता है। वर्किंग टुवर्ड्स अ सिक्योर एंड कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर, ताकि हम दुनिया में जो है वो अमन को कायम कर सकें, दुनिया में जो है वो इत्तेहाद को बढ़ा सकें, ताकि फ्यूचर में कोई जंग ना हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।